हीनियस क्राइम है, जी जी। उनमें से एक ये शामिल होगा निश्चित तौर हाँ पर। बिल्कुल, निश्चित तौर से बहुत ही हीनियस मामला है ये। असमंजस में हो गया कि अगर उसने जहर दे के मारा तो इन लोगों ने पीएम क्यों नहीं करवाया। अच्छा, और इसमें हम ये जानना चाह रहे हैं कि आपको शंका कैसे हुई कि ये मामला दर्ज करने योग्य है? मैंने पाया कि हर मृतक जो आरोपी है उससे मिला है। उसने बोला कि ये बोला है, उसने बोला ये बोला है, उसने बोला ये बोला। सारी तरीके से जब मैंने सारे लोगों को वहीं पर पूछताछ किया तो एक र्यूमर था, किसी ने सगुफा छोड़ा, ये हांडी की बात। डिमांड जान सकते हैं वो जो हमको डिमांड जो है तो गुटके की किया था उसने, विमल गुटके की। अच्छा, लेकिन वो हमको जहाँ तक पता चला है वो एक से नहीं माना, उसने कहा अरे इतने बड़े साहब ये एक गुटखा लेके आ रहे हैं। ना वो उसने कहा था कि मैं ज्यादा बोला था, आप कम लाए हैं। अच्छा, ऐसे हाथ रखा और उसके बाद फिर मैंने ऐसे हाथ रखा उसके ऊपर और उसके बाद मैं बोला तुम आंखें बंद करो हाँ, और लंबी लंबी सांस लो, मैं एक मंत्र पढ़ रहा हूँ। तो वो फिर 5 मिनट बाद बोलता है कि अब मुला बने लगी, हाँ, अब मैं तेजे कुछ भी तेला बता। तो उसे लगता था कि ये साला जिस दिन मुझे मौका मिलेगा मैं पक्के से कुछ न कुछ इसके साथ करूंगा। आधा स्वयं पीता था और आधा पाव देता था ताकि लोगों को ये संदेह ना हो, भाई मैं तो नहीं मरा, आप कैसे मरे। और उसके साथ ही साथ ये कफन दफन के कार्यक्रम में भी जाता, ये वहां जाकर सुनना चाहता था कि कोई मुझ पर संदेह कर तो नहीं रहा है। तो जब ये शराब में सुहागा मिलाता था तो क्या सामने बैठ कर के मिलाया जाता था या चुपके से वहीं मिला दिया? आधा ल जाके घर में मारे हम हैं और घर में पीते साठ तो कम से कम 10 सेकंड हो रही थे, 20 सेकंड हो रही थे, पूरा उल्टी करे में है और सीधा में 6-7 घंटा बाद बेहोश। जब से ये कांड हुआ है तब से तो दारू पीना ही बंद हो गया, सब लोग डर गए। ऐसा? हाँ। तो दारू वारू इधर नहीं आ रही है? ना ना नहीं तो आप लोगों को ऐसा यकीन था कि राम साहब ऐसा करेगा? सबके नजर में देखा है ना, मजबूती से सबूत मिला है। वो डेड बॉडी पुलिस वाले से कहती है मेरी हत्या कैसे हुई। जब न्याय मिलेगा और ऐसे जब हुआ ना तभी से हमारा मृतक है वो सब शांत हो गया। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आधुनिक एवं श्रेष्ठ किडनी विभाग फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में दे रहा है डायलिसिस की सुरक्षित और बेहतरीन सुविधा, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा भी। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप तीरंदाज देख रहे हैं। और देश के सबसे अनोखे मामले यानी इसको हम बीभत्स मामला भी कह सकते हैं, तमाम तरह के नाम दिए जा रहे हैं, सीरियल किलर है, साइको किलर है, लेकिन मामला जो है जितना गंभीर है और उसको सॉल्व करने में जिस जो है तकनीक का इस्तेमाल करते हुए, दिमाग का इस्तेमाल करते हुए, साइकोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए उसको निपटाया गया, वो अभी अपने आप में एक अनोखा है। आपको अच्छे से याद होगा बलौदा बाजार का 8 मर्डर वाला प्लान जिसको सीरियल तरीके से मारा गया, और उस मामले में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप तक आज तक नहीं पहुंची हैं। तमाम सूचनाएं तो आपको मिली हैं खैर, लेकिन अब हम कुछ ऐसी चीजों पर बात करेंगे जो आपको हैरान करेंगी। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो अभी तक सामने नहीं आए, और हमारे और आपके सभी जिज्ञासाओं को दूर करने के लिए हमारे साथ हैं उस पूरे मामले के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कौशल किशोर वासनिक जी। आज हम उन्हीं के साथ जो है उसी गांव में चलते हैं और बहुत सारे सवाल पूछेंगे और जानेंगे कि उस पूरे मसले में क्या कुछ हुआ। ठीक है सर, सही है, तो चलते हैं, गाड़ी में बैठ करके सारी बातें होंगी। अब आइए, तो अब हम चल रहे हैं बलौदा बाजार के उसी गांव में जिसमें ये पूरा घटनाक्रम हुआ, और गांव का नाम है पुराना खरगे। हमारे साथ कौशल किशोर वासनिक जी हैं, एसडीओपी भी हैं और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी हैं, जैसा कि हमने पहले भी बताया। पूरी चर्चा करते जाएंगे कि कैसे क्या इस मामले में चीजें सामने आई, और ये बिल्कुल अब तक का हमको लगता है कि देश के जो बहुत ही हीनियस क्राइम है जी जी, उनमें से एक ये शामिल होगा निश्चित तौर पर। हाँ बिल्कुल, निश्चित तौर से बहुत ही हीनियस मामला है ये। छत्तीसगढ़ में पहले ऐसे कभी मामले आपने सुने? मेरी सर्विस को 22-23 साल हो गए, लेकिन मुझे ध्यान नहीं आ रहा अगर है, लेकिन अगर यदि हुआ होगा तो। लेकिन मेरे अपने सर्विस काल में ये पहली बार ऐसा है कि जो इतना मैंने 8 लोगों की हत्या का मामला जो है आया, जो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। और इस घटना जो है फरवरी माह से प्रारंभ हुई और मार्च माह तक 8 लोगों की हत्याएं हुई। उसमें एक आदमी को और मारने का प्रयास किया गया था, लेकिन वो बाइलक और किस्मत से, भगवान की दया से वो बच गया है। और फिर हमने पूरा मामला खुलासा किया। तो मामला इस तरह से है कि ग्राम खरवे के लोगों ने 6 जून को मुझे एक आवेदन दिया, आकर बताया कि हमारे गांव में 8 लोगों की लगातार मृत्यु हुई है, जो
फरवरी से लेकर मई तक, उसमें हमको संदेह है कि कुछ अजीब सा हुआ है। तो फिर मैंने तुरंत आवेदन प्राप्त किया और उस आवेदन पर से मैंने एक एक व्यक्ति पीड़ित परिवार से बातचीत की और उन लोगों से बातचीत की जो उस घटना के बारे में जो कुछ भी जानते थे। बात ही बात में एक बात प्राथमिक जांच पर मेरे ये समझ आई कि ये जो बात कह रहे हैं कि कोई किसी ने जहर दे के, जो आरोपी है उसने जहर दे के मारा है, तो मैं इस असमंजस में हो गया कि अगर उसने जहर दे के मारा तो इन लोगों ने पीएम क्यों नहीं करवाया, और बिना पीएम के मैं इस बात की पुष्टि कैसे कर सकता हूँ। तो ऐसी सूचना जब पुलिस के पास आती है तो पुलिस प्राथमिक तौर पर उसको एक छोटी सी जांच करती है और प्राइमा फेसी मैंने पाया कि इसमें मर्ग किया जाना आवश्यक है। तो मैंने तत्काल प्रभाव से 6 तारीख को आवेदन दिया। मैंने इसमें 12 तारीख को मर्ग कायम करवाया और 13 तारीख को पहली डेड बॉडी हमने जो है 100 उत्खनन कराई, पूरी विधिवत प्रक्रिया करवाते हुए, और उसे जो है मेकाहारा मेडिको लीगल डिपार्टमेंट में जो है ऑटोप्सी के लिए भेजा। उसके बाद फिर बाकी प्रकरणों को भी हमने पंजीबद्ध कर लिया और उसके बाद अगले चरण में जो है पूरे के पूरे शवों को हमने उत्खनन किया। एक जो बुधराम जायसवाल जी हैं उनके शव को दाह संस्कार किया गया था, इसलिए जो है उसमें उत्खनन तो नहीं हो सकता था। तो उत्खनन करवाने के बाद फोरेंसिक एक्सपर्ट भी वहां पर उपस्थित रहे। हमने जो पॉसिबिलिटीज, जो संदेह जाहिर किया जा रहा था कि उसमें जहर मिलाकर दिया है, तो अब ये जहर तो या तो फिर शरीर के किसी अंग में मिल सकता था जिसे डॉक्टर प्रिजर्व करेंगे बतौर विसरा, और उन्होंने किया है। विसरा प्रिजर्व किया है, बोन प्रिजर्व किए हैं, और वहां पर की जो मिट्टी होती है वो भी हमने प्रिजर्व की है। शायद हो सकता है कि उसका कुछ ट्रेसेस आ जाए। इस पूरी संभावनाओं को देखते हुए फोरेंसिक एक्सपर्ट के निर्देशन में ये सारी कार्रवाई की गई। अच्छा, इसमें हम ये जानना चाह रहे हैं कि आपको शंका कैसे हुई कि ये मामला दर्ज करने योग्य है या इस पे इन्वेस्टिगेशन जरूरी है? कौन सी ऐसी चीज मिली आपको जिससे लगा कि हाँ ये अपराध का मामला है? ये बहुत अच्छी बात आपने पूछी है। तो इस पूरे जैसे ही आवेदन दिया और आवेदन पर से जब जांच की तो मैंने पाया कि हर मृतक जो आरोपी है उससे मिला है या उसके द्वारा दी गई कोई ना कोई चीज उसने खाई है और पी है। अच्छा, तो ये महज संयोग नहीं हो सकता, क्योंकि अपराध के साथ संयोग बहुत कम होते हैं और ये महज संयोग नहीं है और ये बहुत ही संगीन मामला है। तो उसे उतनी ही गंभीरता के साथ और उतनी ही बारीकी के साथ लेते हुए और संजीदगी के साथ, इसलिए फिर मैंने इनिशिएट कर दिया उसमें, क्योंकि मुझे उसे एक लॉजिकल और लीगल कंक्लूजन पर लाना ही था। अगर कुछ नहीं मिलता तो भी बात अलग थी, लेकिन लोगों के और गांव वालों के मन में जो भय व्याप्त हो गया था, और पुलिस का जो कर्तव्य है, यदि किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस की सूचना पुलिस सक्षम पुलिस अधिकारी को मिल रही है तो उसका कर्तव्य बनता है कि वो कम से कम प्राथमिक जांच तो करे। तो उसके तहत मैंने ये किया और अपने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित की, उनके निर्देशन प्राप्त हुए, फिर लगातार विवेचना चलती रही। इसके लिए अलग अलग टीमें बनाई गई। जैसे कि आपने सुना होगा कि प्रथम आवेदन में इन लोगों ने गांव ग्रामीणों ने एक शंका जाहिर करते हुए कहा था कि 21 मौतें होनी थी, सोने के हांडे के लिए होनी थी, इस तरह की बातें आई, जादू टोना टोटका की बातें आई। तो पुलिस की बहुत सारी टीमें बनी थी, अलग अलग दिशाओं में काम किया, सरहदी जिलों में अलग अलग टीमें काम की, जंगल इलाकों में काम किया। जो इस तरह के काम करते हैं तांत्रिक या बैगा, उन लोगों के पास पूछताछ किया गया, तकनीकी रूप से देखा गया, तो ऐसे कोई तथ्य आए नहीं। और लोगों से जब मैंने स्वयं से कथन लिए थे, तब भी जब मैं कथन ले रहा था तो इन लोगों ने उस समय ये बात नहीं कही थी। अच्छा, तो और ये बात मेरे मन में हमेशा कौंधती थी कि आखिर ये बात आई कहाँ से। ये भी इन्वेस्टिगेशन का विषय है। यदि अगर उसने अपने आवेदन पर लिखा है तो ये तो मेरा कर्तव्य है कि इस फैक्ट को भी जानूं। इस फैक्ट को जानने के लिए मैंने लोगों से पूछा, कुछ नहीं बताया। फिर एक दिन मैं गांव में गया, उस गुड़ी चौक में बैठा, 70-80 लोग साथ में बैठे। मैंने इसलिए सारे लोगों को रखा ताकि ये बात आखिर निकली कैसे। तो हांडे वाले बात और 21 लोगों की बात। तो मैंने पूछना चालू किया कि आप लोग बोलते हैं कि ये सोने का हंडा, ये बात कहाँ से आई? तो बताए सर, उसने बोला कि ये बोला है, उसने बोला ये बोला है, उसने बोला ये बोला। सारी तरीके से जब मैंने सारे लोगों को वहीं पर पूछताछ किया तो एक र्यूमर था, किसी ने सगुफा छोड़ा, ये हांडे की बात, अच्छा, सोने के हांडे की बात, जो पूरी तरह से निरर्थक निकली। और उसी तरह से 21 की बात तो इन जनरल में जो जादू टोना या नरबली के केसेस में देखा जाता है और कहा जाता है सुपरस्टिशियंस में कि 11, 21, 51 जैसे हम दान भी देते हैं,
ये उसी तरह का था। अच्छा। तो वो भी बात में कोई आधार मुझे मिले नहीं, और वो बात हंडे वाली बात और वो 21 लोगों की हत्या वाली बात वहां से खारिज हो गई। अब खारिज तो हुई, और उसके बाद फिर हमने पैरेलल इन्वेस्टिगेशन करते रहे। उस पैरेलल इन्वेस्टिगेशन जब हमने पीड़ित पक्ष और गवाहों के तमाम लोगों के कथन ले लिए और हमने डेड बॉडीज भेज दी, हमारे पास 4 पीएम रिपोर्ट आ गए थे। फिर जिस व्यक्ति पर संदेह कर रहे हैं ये लाजमी है कि हमें पूछा जाना चाहिए, तो फिर हमने उससे पूछताछ के लिए बुलाया। तो पूछताछ के लिए जब बुलाया तो वो पहले आते ही अपना जब हमने पूछना प्रारंभ किया तो उसने अपना अपराध, मैं कुछ नहीं किया हूँ, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, अनावश्यक लोग मुझे फंसा रहे हैं, मैंने तरह तरह की बातें बोलने लगा। उसने कहा कि लोग मुझसे जलते हैं। तो मैंने कहा कि लोग तुमसे क्यों जलेंगे? तो बोले कि बस जलते हैं। मैं बोला जलने का कोई कारण होता है, यूं ही नहीं जलते कोई। तो ये बात कही उसने जलने की बात, तो वो मैंने कहा चलो अच्छा ठीक है, तुम जलने की बात कह रहे हैं तो बताओ क्यों जल रहे हैं? क्या तुम कुछ बड़ा आशा खरीद लिए, कुछ कार खरीद लिए, कुछ गाड़ी खरीद लिए, कुछ बड़ी सी बिल्डिंग बना ली, बहुत सारी जमीन खरीद ली? जलन का कारण क्या है? जलन का कारण मैंने जानने की कोशिश की, तो उसने बताया वैसा कुछ उसके साथ हुआ नहीं है। तो मैं बोल रहा जलन क्यों? तो ये भी बात उसकी ये हो गई। इस तरह से बहुत तरह की उसने बातें बोलनी चालू की, और थोड़ा सा उसके जो बॉडी लैंग्वेज है असामान्य सा लगा। तो पहले मैंने ये सोचा कि इस व्यक्ति को पहले मैं इसकी तरह बन जाता हूँ और इसको यह एहसास कराता हूँ कि मैं वही व्यक्ति हूँ जो तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मैं ही वह व्यक्ति हूँ जो तुम्हारी बात को समझ सकता हूँ। और मैंने उससे अपराध करने की बात नहीं पूछी, मैंने कहा कि लोगों से गलतियां होती है, तुमसे भी हो गई होगी, सबसे होती है। इस तरह से उसको साइकोलॉजिकली पहले उसके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड किया। दूसरा, उसको चिंता थी कि अगर मैं बात उद्घाटित करता हूँ, स्वीकार करता हूँ, जो मैंने उसके मनोविज्ञान को शायद थोड़ा बहुत पढ़ पाया, तो उसमें ये पाया कि वो उसे अपने परिवार का बड़ा भय था कि यदि अगर मैं कन्फेस करूंगा तो गांव वाले मेरे परिवार के साथ क्या करेंगे, मेरे बेटे के साथ क्या होगा, पत्नी के साथ क्या होगा, भाइयों के साथ क्या होगा। इस तरह से उसके मन में आया, और उसके मन में आया होगा ऐसा मैं समझता हूँ। तो उसने मुझे कहा भी कि मेरे परिवार की मुझे बड़ी चिंता है, और मेरे बेटे को आप नौकरी में लगा दीजिएगा, सेटल कर दीजिएगा, इस तरह की बात। तो हमने कुछ आश्वासन दिया और कुछ विश्वास दिया उसको कि ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर बहुत देर तक हम बैठे रहे, बातें चलते रही। फिर मैंने अपराध के संदर्भ में बात ही नहीं की। क्यों? क्योंकि मुझे उसे कंफर्टेबल बनाना था। पहले उसको इतना कंफर्टेबल बनाना था ताकि उसे लगे कि ये मेरा ही आदमी है और मेरी तरह का है, जो मुझे समझ पाएगा। फिर बैठे बैठे बात की तो उसके थोड़ा सा मुझे ऐसा लगने लगा, कुछ समय बाद, करीब 3 से 4 घंटे बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि इसको थोड़े देर के लिए ब्रेक देता हूँ। मैंने थोड़ा ब्रेक दिया, और ब्रेक देने के लिए उसको सोचने के लिए समय दिया। और उसने कहा कि सर आज मुझे घर जाने दीजिए और मैं जाता हूँ और मैं कल बताऊंगा। तो मैं बोला थोड़ी देर और बैठते हैं, तो उसको बैठने के लिए कहा। फिर उसने कुछ चीज डिमांड की जिसे मैंने पूरी की, और फिर मैं भी थोड़ी देर के लिए वहां पे। वो डिमांड जान सकते हैं? जो हमको डिमांड जो है तो गुटके की किया था उसने, विमल गुटके की। अच्छा। तो मैं सोचा कि अगर विमल गुटका उसको देता हूँ तो शायद थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, भरोसा भी आएगा। हाँ, उसको भरोसा भी आएगा कि मेरी तरह का है। तो फिर मैंने उसको एक विमल गुटका खिलाया, पानी पिलाया। लेकिन वो हमको जहाँ तक पता चला है, वो एक से नहीं माना। उसने कहा अरे इतने बड़े साहब एक गुटखा लेके आ रहे हैं। हाँ, वो उसने कहा था कि मैं ज्यादा बोला था, आप कम लाए हैं। अच्छा। लेकिन क्योंकि मेरे पास था तो मैंने वैसा नहीं किया। फिर एक गुटखा दिया उसे, तो वो गुटखा खाया। और उसके बाद जो मेरे चेयर, मेरे टेबल के उस पार जो बैठा था, वो अनायास ही, मैंने अचानक उठ के वो मेरे साइड में आकर खड़ा हो गया। अच्छा। और बैठा। और तो मुझे ऐसा लगा कि अब ये मेरे उसमें आ रहा है। और मैं इसको समझ पा रहा हूँ, ये मुझे समझ पा रहा है। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं थोड़ा विश्वास हासिल करने में सफल हुआ हूँ। फिर भी मैं उसको देख रहा था, वो बोलता था कि मुझे थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। तो मैं समझ गया कि ये डर रहा है बोलने के लिए। तो मैंने एक बड़ा ड्रामेटिक तरीका और जो साइकोलॉजिकल तरीका अपनाया। मैं बोला चलो तुम मेरे हाथ के ऊपर हाथ रखो। तो फिर आप हाथ रखिए ना, ऐसे हाथ रखा। और उसके बाद फिर मैंने ऐसे हाथ रखा उसके ऊपर। और उसके बाद मैं बोला तुम आंखें बंद करो
और लंबी लंबी सांस लो, मैं एक मंत्र पढ़ रहा हूँ, अब पूरी अच्छी ऊर्जा तुम्हारे अंदर जाएगी हाँ। और उसके बाद तुम्हारे अंदर और तुम्हारे मन को बड़ा अच्छा लगेगा, तब तुम कुछ बोल पाओगे। अच्छा। तो मैंने कहा ये 5 मिनट हम करेंगे। तो लगभग 3 से 3.5 मिनट हुए होंगे, उतने में उसकी हरकत चालू हुई। फिर भी मैंने उसे कहा नहीं, पूरा 5 मिनट की प्रक्रिया है ये। हाँ। उसको साइकोलॉजिकली मैं वो कर रहा था, जीत रहा था। हम्म। तो वो फिर 5 मिनट बाद बोलता है कि अब मोला बने लगी, हाँ। अब मैं तेजे पूछ भी तेला बताऊं और मैं कैसे होइस का होइस सब ला बताऊं। तो फिर उसने प्रारंभ किया सारी चीजें, घटनाक्रम को बताना सिलसिलेवार कि कैसे उसने हत्याएं की, क्यों हत्याएं की, कब से उसके दिमाग में था। तो जो मैं समझा कि वो व्यक्ति को, वो मुझे जो लगा, वो व्यक्ति यदि कोई काम करता था तो उसे लोग रिकॉग्नाइजेशन नहीं देते थे या इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, ये फील होता था शायद उसे। और यदि गांव के परिप्रेक्ष्य में, हम छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में देखें तो वहाँ नाते रिश्तेदारी में अगर कोई किसी को कका बोल रहा है, चाचा बोल रहा है या मौसा बोल रहा है तो थोड़ी गाली गलौज में बात होती है। ये हर प्रदेश में होता है, हमारे यहाँ भी होता है। तो एक व्यक्ति जो सबसे पहला मृतक था, वो उसको रिश्ते में ही ऐसे ही गाली देता था माँ बहन की। तो वो हालांकि नॉर्मल कोर्स में देता था, वो बाकी अन्य लोगों को भी देता था, लेकिन उसको मन के अंदर लगता था कि ये 4 आदमी के आगे मेरी बेइज्जती करता है, ये 4 आदमी के आगे मेरी बेइज्जती करता है। तो उससे उसे ह्यूमिलेशन, अपमान महसूस होता था। और उसने 1-2 बार बोला भी था कि मेरे को ऐसा मत बोला करो, मेरे को अच्छा नहीं लगता है। तो फिर वो टाल के बोला, फिर गाली देते हुए बोला, है साला तू मेरे को बताएगा ऐसा करके। तो इस तरह की कुंठा उसके अंदर थी। तो उसे लगता था कि ये साला जिस दिन मुझे मौका मिलेगा मैं पक्के से कुछ ना कुछ इसके साथ करूंगा। और इस क्रम में ये काफी लंबे समय से बहुत सारे लोगों से ऐसे ही अलग अलग कारणों से वो होता रहा। तो इसने काफी सोचा कि क्या किया जाए कि इन सब से मैं बदला ले सकूं। तो बदले की भावना में वो लगातार रहा, लेकिन उसे ऐसा कुछ भी नहीं मिल रहा था जिससे मैं मार दूं और पता भी न चले। अच्छा। मतलब कहने का मतलब है सांप भी मर जाए और लाठी भी नहीं। तो चूंकि अब अभी हम चल रहे हैं साथ में, मैं आपको दिखाऊंगा वो गांव पुराना खरवे महानदी के तट पर किनारे पर बसा हुआ है। वहां पर एक सिंगारी डैम भी है जिसके कारण पानी लबालब भरा रहता है। तो वहां पर चिड़िया मारने वाले शिकारी आते हैं। चिड़िया मारने वाले शिकारी शायद कुछ देते हैं जिससे चिड़िया उसे चुगती है और तुरंत वो हो जाती है। तो उसने देखा था, तब उसने डायरेक्ट उनसे संपर्क करने की नहीं सोची, बल्कि गांव के ही एक लड़का है जिसे वो भतीजा कहता था, तो उसको जाके बोला, बेटा मोला ना ये चिड़ई मारे वाले टाइप के दवाई चाहिए था, काबर। तो उसने बोला कि मेरी दुकान जो है, मेरे दुकान में चूहों ने त्रस्त कर दिया है और मेरा पूरा सामान बर्बाद कर देते हैं। मैं परेशान हो गया हूँ, कई बार चूहा मारने की दवाई दिया हूँ, वो चूहे मरते नहीं, परेशानी से मैं एकदम त्रस्त पड़ गया हूँ। इस तरह से अपने असली उद्देश्य को छुपाते हुए उस लड़के से उसने मांगा। और मांगने के बाद सबसे पहले उसने जो मृतक हैं, हमारे जो मृतक हैं उसमें से 4 मृतक वहीं सामने बैठे हुए थे उसके घर के सामने। और एक दिन उसने जो है सबसे पहले ट्रायल किया कुत्ते पर। अच्छा। और कुत्ते को सोन पापड़ी में और मिक्सचर के साथ मिलाकर दिया। और जैसे ही मिलाकर दिया तो 10 मिनट में करीब कुत्ता वहां पर खत्म हो गया। तो मन ही मन बड़ा प्रसन्न हुआ कि हाँ ये असरकारी दवाई मिल गया उसको। अच्छा, मिल गया वही चीज जो जिसकी तलाश में थी। और फिर वो पहला ट्रायल उसका जब सफल हुआ तो फिर उसने अपनी योजनाओं को अंजाम देना प्रारंभ किया। और उस योजना के अंजाम देने के तारतम्य में सबसे पहले बद्री पटेल जिनके बारे में मैंने बात की आपसे, वो बद्री पटेल जी को उसने जो है दारू में, ये सभी को एक ही चीज करता था क्योंकि सभी दारू पीने के जितने भी मृतक हैं वो शराब पीते थे। तो उसने जो एक अच्छा तरीका अपनाया कि सभी को जो है आधा पाव शराब देता था। अच्छा। आधा स्वयं पीता था और आधा पाव देता था, ताकि लोगों को ये संदेह ना हो कि भाई मैं तो नहीं मरा, आप कैसे मरे। तो वो आधा पाव में वो एक सुहागा करके बोरेक्स होता है उसे मिलाकर देता था। और उसके बाद उनकी तबीयत अचानक से बिगड़ जाती थी और उसे अस्पताल ले जाते थे कि अस्पताल पहुंचने के तुरंत बाद ही उनकी मृत्यु हो जाती थी। अब
जब मृत्यु हो जाती थी या अस्पताल ले जाते थे तो ये पीछे थे, लोग गांव वालों के साथ ये भी जाता था। इसलिए जाता था, उसके दो कारण थे। एक, लोग गांव वाले मुझ पर शक ना करें। दूसरा, ये कंफर्म करने जाता था कि वास्तव में दवाई असरकारी हुई कि नहीं, उसकी मृत्यु हुई कि नहीं। और उसके साथ ही साथ ये कफन दफन के कार्यक्रम में भी जाता था। कफन दफन के कार्यक्रम में जाने का कारण ये था, ये वहां जाकर सुनना चाहता था कि कोई मुझ पर संदेह कर तो नहीं रहा है, तो ये इसलिए जाता था। और गांव में जैसे भी किसी की मृत्यु होती है, छोटे से 800 की आबादी वाला पुराना घर है, तो लोग एक दूसरों के सुख दुख में शामिल होते हैं। और जो आबादी वहां पर है उसमें जो वहां का जो कास्ट के निवास है, उसमें कास्ट के निवास में थोड़ा एक जाति विशेष के लोग थोड़ा ज्यादा है, तो उसे हमेशा ये महसूस होता था कि ये गांव को चलाने का प्रयास इन्हीं लोग करते हैं, गांव इन्हीं लोग चला रहे हैं, साला हमारी वैल्यू नहीं है, हमको कोई तवज्जो नहीं देता है। ये एक फीलिंग उसके अंदर थी। और इसी तारतम्य में एक बार चुनाव प्रचार, विधानसभा चुनाव प्रचार के समय लड़ाई भी हुए थे, तो उस लड़ाई में कुछ बाती कुछ थोड़े बहुत हाथापाई हुई थी। हालांकि इसकी रिपोर्ट नहीं की गई थी, गांव के स्तर पर ही निपटा लिया गया था। तो फिर उसने जो है रिवेंज पाल लिया कि मेरे को मारे हैं, मेरे भाई को मारे हैं, इस तरह से। तो उसमें से 3 लोगों को टारगेट किया था उसने, और वो 3 लोगों को उसने वैसे ही शराब में सुहागा मिला कर दिया और हत्या कर दी। अब एक व्यक्ति को सिर्फ इस संदेह पर कि ये पक्का मेरे साथ कुछ ना कुछ बैगा गुनिया का काम किया है, इस तरह का सोच के आशंका मात्र से उसे खत्म कर दिया। एक व्यक्ति को उसने जो है चारित्रिक मैंने मेरी पत्नी को देखता है या बुरी नियत रखता है, ये इसके कोई वो नहीं है। हालांकि उसने बताया है कि वो चारित्रिक रूप से वो ठीक नहीं था, लेकिन अब मैं ये नहीं कह सकता। उसने बताया कि वो चारित्रिक शंका करते हुए फिर एक व्यक्ति की हत्या की है। इस तरह से उसने लगातार चीजों को बताना चालू किया और एक एक करके 8वां अपराध को करना स्वीकार किया। एक व्यक्ति जिसे वो अप्रोच नहीं कर पा रहा था, वो व्यक्ति जो था, तो उसको मन में आया कि मैं इसके घर वालों को तो नहीं अप्रोच कर पा रहा है या उसके पास नहीं आ रहा है, तो उसने उसके बेटे के ऊपर ट्राई करने की कोशिश की। अच्छा। लेकिन उसके बेटे ने क्या किया कि वो शराब नहीं पी, बल्कि उसने अपने किसी दोस्त को दे दिया। अच्छा। तो उसके दोस्त ने जो है वो जैसे ही शराब पी तो उसे उल्टी हुई। उल्टी होने के बाद वो अचेत हो गया। अचेत होने के बाद फिर उसे अस्पताल ले जाया गया। वहां से कसडोल के बाद बलौदा बाजार, वहां पर वो कॉन्शियस हो गया, अनकॉन्शियस गया था, कॉन्शियस हो गया और वापस जब आया तो काफी अच्छी स्थिति में था। जब लगातार 8 मौतें हुई तो लोग गांव में बात चलने लगी कि आखिर हुआ क्या है हमारे गांव को। यहीं पर रोक लेना, आखिर हुआ क्या है गांव में जो इस तरह से है। कहीं हमारे देवी देवता तो नाराज नहीं हो गए हैं, हमारा ग्राम देव, कुल देव, इस तरह से बातें होने लगी, आपस में चर्चाएं होने लगी। फिर लोगों ने बैगा मैंने गांव के बैगा गुनिया इससे सबसे मुलाकात की। लोग और कहीं बैगाओं से संपर्क किया तो कहा कि तुम्हारे गांव में तुम्हारे देवी देवता नाराज हो गए हैं। तो ग्राम देवता की पूजा की गई, जिसमें इन लोगों ने बताया ग्राम देवता की पूजा यहाँ के लोकल उससे बुलाकर किए, मैंने बकरा वकरा काटे। उसके बाद फिर और चर्चाएं जब चलती गई, लोग आपस में एक दूसरे से बोले, तो फिर इन लोगों ने पाया था कि प्रत्येक व्यक्ति, मैं पुनः इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, प्रत्येक व्यक्ति जो मृतक है वो राम साय जायसवाल से मिले थे और राम साय जायसवाल की दी हुई शराब को उन्होंने पी, जो मुख्य आरोपी है। जो मुख्य आरोपी। इस तरह से इसने घटनाक्रम को अंजाम दिया और इस तरह अपने आप को छुपाता रहा और बड़ा इनोसेंट बनता रहा। हमने एक बात और पूछी कि तू गांव से भागा क्यों नहीं। मैं अगर बोले सर मैं भाग जाता तो मेरे ऊपर शक पुख्ता हो जाता, इसलिए नहीं भागा। वो तरह तरह की बातें वो बता रहा था। अच्छा, जब ये शराब में सुहागा मिलाता था तो क्या सामने बैठ करके मिलाया जाता था या चुपके से वहीं मिला दिया या पहले से? ये क्या है, अपने दुकान के काउंटर में रखता था और जब उसे शराब देनी होती थी तो धीरे से मिलाता था और डिसॉल्व कर देता था। लोगों को अमूमन इस बात से गौर नहीं करते, एक सामान्य अनुक्रम में आप मुझसे मिल रहे हैं, परिचित हैं, और इससे पहले भी ऐसा नहीं है कि इससे पहले शराब नहीं पी है, इससे पहले भी उसके साथ शराब पीना, उठना बैठना, खाना पीना था। तो वो लोगों ने उसे सामान्य अनुक्रम में समझा और उस चक्कर में उतना ध्यान नहीं दे पाए और इस कारण से ऐसी सुहागा इतना आसानी से मिल जाता है क्या? सुहागा इतनी आसानी से अब
लोग कह रहे हैं मिल जाता है, मैं इसकी और ये एक अलग जांच का विषय है। हालांकि जो सब्सटेंस है उसने मिलाकर वो किया है, और अभी तो विसरा प्रिजर्व किया गया है और वो गए टॉक्सिकोलॉजी वाले के पास गए हैं और रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, और इसमें विवेचना अभी भी जारी है, और कोई तथ्य आएंगे तो उससे उसके अनुसार विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, करीब 3 महीने हो गए इस मामले में, मतलब 3 महीने के समयांतराल में जी। 8 हत्याकांड हुए हैं। कुछ ऐसे भी होंगे जो 1 महीना पहले हुआ हो, कुछ और 45 दिन पहले का होगा, हाँ, कुछ हाँ। ऐसे है ना। तो जब वो बॉडी जमीन में दब गई है तो क्या उसमें बोरेक्स अब निकल सकता है क्या? देखिए क्या है ये कि चैलेंज तो हो गया पुलिस के पास। मैंने जो इसकी जांच प्रारंभ की तो मैंने सबसे पहले वाले से नहीं की, हम्म, मैंने सबसे लास्ट वाले से की। लास्ट अच्छा। वाले से लॉजिकली इसलिए की हम्म, क्योंकि उसका 100 दफन किया गया था। हम्म, तो मैं इस बात को लेकर आश्वान्वित हूँ कि उसकी बॉडी ज्यादा डिकम्पोज नहीं होगी और अवश्य उसके में कुछ मिलेगा। तो मैंने उल्टे क्रम से जांच प्रारंभ की और फॉर्चुनेटली वो बॉडी काफी कुछ माने हमारे और फोरेंसिक वालों के लिए उपयोग की निकली है। ऐसा डॉक्टर जो ऑटोप्सी करने वाले, पीएम करने वाले डॉक्टर ने मुझे बताया है कि उस बॉडी से उन्होंने विसरा प्रिजर्व किया हुआ है। तो उन्होंने भी संभावना व्यक्त की है कि अवश्य ऐसे ट्रेसेस पाए जा सकते हैं। अच्छा, ऐसे और भी कोई कुछ सवाल हैं, उस पर भी हम चर्चा कर लेंगे। पहले हम लोग आ जाते हैं उस गांव में, हम लोग आ गए हैं जहाँ ये पूरा घटनाक्रम हुआ। वहाँ उस परिवार से भी मिलते हैं जिसका सदस्य जो है इस जायसवाल जो कि मुख्य आरोपी है उसके मतलब हत्या के जो षड्यंत्र है उससे बच गया है। पीछे पीछे ला लेना, मैं इसलिए इस जगह को अच्छा, अभी हम खड़े हैं उस जगह पर बुला जहाँ छत्तू नाम के व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई थी। वही जायसवाल जी का जो था सुहागा वाला मामला, उसी में यही हुई थी। और हमारे साथ डीएसपी साहब हैं, एसडीओपी साहब, और इनसे पूछते हैं कि भाई वो छत्तू का जो मामला था जिस दिन उसकी मौत हुई, बताते हैं कि यहाँ जायसवाल जी के एक और शिकार का उस दिन कोई 10 गात्र का कार्यक्रम था। वो क्या मामला था? यहाँ एक जो बुठालू साहू जी जिनकी हत्या राम साय जायसवाल ने की थी, उनके 10 गात्र का कार्यक्रम, ये सामुदायिक भवन है, गांव में लोगों के कार्यक्रम जो सामाजिक कार्यक्रम है इस जगह पर होते हैं। तो यही उनका कार्यक्रम था और यहीं पर उनने वो मुंडन हुआ था उनका, और मुंडन होने के बाद फिर वो उनकी दुकान पर गए थे नहाने जाऊंगा कहकर, और उसी समय उसने शराब मिलाकर दी थी। वो उनकी दुकान से यहाँ तक आए और यहाँ पर बैठे ही थे, और उसके थोड़ी देर बाद ही वो उनकी तबीयत एकदम अचानक से बिगड़ी। फिर यहाँ पर जितने लोग उपस्थित थे उनको उठाकर हॉस्पिटल ले गए, लेकिन दुर्भाग्यवश उनकी मृत्यु हो गई थी। अच्छा, आप देखिए कि वो जो दुकान देख रहे हैं छोटू भाई, दिखाइएगा सामने ये जो प्राइमर पुता हुआ बोर्ड दिख रहा है ना, वो उनका घर है, तो पास ही दुकान है, वहीं उन्होंने शराब जी जी जी, वहीं जो है राम सहाय जायसवाल ने उनको शराब दी। और वहाँ ये हमारे ख्याल से दूरी बामुश्किल 250 मीटर के आसपास होगी, 200-250 हाँ मीटर हाँ, के आसपास। 250 से 300। और 250 मीटर चल के वो यहाँ तक आ पाए और यहाँ उन्होंने दम तोड़ दिया। अच्छा, उस पूरे मामले में जो 9 शख्स थे जिनको राम सहाय जायसवाल ने अपना निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन वो भगवान ईश्वर की कृपा से बच गए, वो हमारे साथ मौजूद है। यही है वो 9 शख्स जो राम सहाय जायसवाल के साजिश से बच गए, है ना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कार्तिक कुमार है। कार्तिक भाई, हुआ क्या था उस दिन? कैसे आपको फंसाया राम सहाय ने? बच कैसे गए? मैं यही गांव में काम कर रहा था पास में, तो मैं प्रमोद से मिला। यही था, यही खड़ा था। प्रमोद कौन है? प्रमोद साहू है। अच्छा, साहू है ना? हाँ, साहू है। वो मेरे को मिला उस दिन। मैं 11 साढ़े 11 के बीच में ही आया मैं, तो प्रमोद यही खड़ा था। मैंने उससे पूछा, भाई दारू वारू नहीं पिला रहा है? मैंने तेरे को एक दिन पिलाया था, आज तू मेरे को पिला दे। तो उसने कहा आधा पाव धरा हूँ तो पी ले। तो मैंने कहा चल, अब मैं काम करके आया हूँ, पी लेता हूँ। मन ऐसा था मेरा पीने का, तो मैंने चल कहा उसे, चलो मेरे को पिला दो। मैंने कहे महुआ तो मोला दी से आधा ला, तो आधा ला जाके घर में मारे हम हैं। और घर में पीते 60 थोकन कम से कम 10 सेकंड हो रही से 20 सेकंड हो रही से उतना में थोकन रखे हम हैं, तो मोला उल्टी आ गए। पूरा उल्टी करे में है, और सीधा में 6-7 घंटा बाद बेहोश। और मोला यहाँ कटोल, लेकिन कटोल माँ 14 तारीख रही से उस दिन ना कई जयंती रही से, तो मन कही से कर लाइक के डॉक्टर नहीं है बलौदा लग जावा।
बलौदा में भी हमार सियान मन लेगी से मोला महू होश में नहीं रहे। मैं पूछे ता जाना था तो तोला कहीं होश है वहां से नहीं रही से तोर तय बलौदा लेगे रही ने वहू मन हा ता घर के मन कहिस डॉक्टर मन कहिस से शुरू वहाँ ले बलौदा ले रायपुर ले जावा तो हमार सियान मन कहिस पैसा कौड़ी नहीं हमन गरीब आदमी है ना तो दूरिया नहीं ले सकन तो मन कहिस ले जाओ वापसी ता वापसी नानाथ नानाथ माँ मोला कहिडोल में होश आइस ता होश आइस ता भूख लागा रही से उतब बर के भेहोत भेहोत तब भूख लागिस छे होश आई था हमार सियान ला कहे अंगूर अंगूर नान देगा हमार बा मैं मोला भूख लागत है तो मैं खात खात आए हैं अंगूर लाओ घरेश में आए हैं और 3-4 दिन तक एकदम अल्लाह पर रहे। फिर कैसे पता चला कि वो दारू किसने दी थी प्रमोद को? देवा तो टूरा हमन शुरू गए हैं ना वहाँ थाना ता टूरा बताइस यह देरी से गई के ता महू नहीं जाना तरह हम पूछे नहीं होकर जगह वही गलती बस हो गई मोला बिहान दिन पूछते तो ठीक रही मगर मैं पूछे भी नहीं पाए कैसे यार दोस्त काकर घर के दारू से काकर नहीं तो मैं पी दे और पूछे नहीं पाए तो तब पहले भी तो नहीं मालूम होगा ना कि राम साहब ऐसा कांड कर रहे हैं। हाँ नहीं रही से कोई अनुमति नहीं रही से अगर वो बता भी देता कि राम साहब ने दारू दी है तो भी पी लेते। हाँ ना ऐसे नहीं रोती मैं काबर काकरो दारू पिया नहीं आधा करके जल्दी करके खबर वो संगी साथी है चल यार दोस्ती आ रही मैं चल एक दिन पिया रहे हैं चल आज मोला पिया थे तो वो दिन पी दे। अच्छा तो दारू काबर पिया था भाई? है काबर पिया था दारू? देख नहीं रहे कितना खतरनाक है दारू। इले था सर कभी कभार था। देख गांव वालों को क्या शिक्षा मिली कि भाई दारू पीना चाहिए? अभी तक छोड़ दी दारू के? हाँ छोड़ दे अब नहीं पियोगे ना? हाँ छोड़ दे नहीं पिया था मैं। और गांव वाले गाँव मान के मैं कहा जाना था सर। नहीं दारू चल रही है अभी गांव में कि हाँ नहीं चला से ना कोई नहीं पी रहा था? दारू नहीं पिया था अभी कौन क्यों गांव के और भी लोग हैं और उन लोगों से पूछ लेते क्यों दारू चल रही है गांव में कि नहीं चल रही है? उस घटनाक्रम के बाद बंद हो गया। राम सहाय ने बंद करा दिया आप लोगों की दारू ऐसा? अब जब से ये कांड हुआ है तब से तो दारू पीना ही बंद हो गया। सब लोग डर गए हैं ऐसा? हाँ। अब दारू वारू इधर नहीं आ रही है मतलब? ना 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 नहीं आ रही है। सही बता रहे हैं ना? सही बता रहे हैं। क्यों भाई साहब सही बता रहे हैं? हाँ। दारू आ रही कि नहीं? अच्छा अच्छा आप इधर हैं। क्यों? अच्छा अभी दारू आ रही है गांव में? नहीं आ रहा है सर। नहीं आ रहा है। तो आप लोगों को कैसे शक नहीं था पहले कभी राम पहले साहब सर शक नहीं था सर। नहीं था। क्यों कैसे? अब बाद में जब आप लोगों को ये पता चला कि देखो जब आपके कब वो मेरे पिताजी 20 तारीख दूसरा महीना 2026 में फरवरी में? हाँ फरवरी में। कब मार्च गुजर गया था, अप्रैल गुजर गया था, मई गुजर गया था, 3 महीने तो ये गुजर ही गए थे, मोटा मोटा 4 महीने मान लो। हाँ 4 महीने। तो आप लोगों को कभी शक नहीं हुआ कि उनकी हत्या कर दी गई? आप लोगों को क्या लगता रहा कैसे मर गए? मेरे को ये रतराम यादव ना बुलाया दुकान के पास उसको गिरा था तो रतराम यादव बुलाया तेरा पापा गिर गया है वहाँ पे। फिर हम लोग दोनों दौड़ते दौड़ते आए उसका सांस चल रहा था। फिर घर पे लाया फिर उसको पानी वानी पिलाया मालिश वालिश किया फिर उसके बाद गाड़ी किराया करके अस्पताल ले गया। फिर अस्पताल में मैडम था फिर वो चेक किया बोला वो खत्म हो गया है। तो आप लोगों को क्या लगा कि अपने से हो गए शराब? फिर हम लोग सोच रहा था हार्ट अटैक वगैरह होगा। उस समय वो सिलसिला नहीं चल रहा था। अच्छा। फिर उस समय हम लोग को ये ध्यान नहीं दिया। और जब ये पता चला कि ये तो गांव के ही आदमी ने उनकी हत्या की है फिर बाद में पता चला। फिर क्या लगा आप लोगों को? फिर शंका कर रहा था कुछ ही इसमें है ऐसे तो। पहले जब ये घटनाक्रम हो गया हाँ उसके बाद भी तो राम सहाय आपके लोगों से मिलता रहा होगा? हाँ मिलता रहा था। घर रहता था? हाँ। या तुम लोगों से मिलता था? दुकान में जाता था। तो कभी ऐसा नहीं कैसे लगा? नहीं वैसे शक नहीं था कभी। ना आप लोगों को भी कभी नहीं हुआ ना उसने कभी ऐसा जाहिर किया? हाँ नहीं सब पता नहीं चल रहा था। बाकी लोगों के संग भी ऐसे ही होगा? वैसे ही होगा सर। सब ये मान के चल ही रहे थे कि हार्ट अटैक से या किसी इसी सोच रहा था सर। प्राकृतिक रूप से हाँ सर जान चली गई है। मर्डर कोई नहीं मान रहा था? नहीं मान रहा था सर। मर्डर की शंका तो तब हुई जब ये कार्तिक बचे। हाँ तब शंका चालू हो गया। कार्तिक का जीवन जो है बाकी पूरे घटनाक्रम को सामने लेके आता है। हाँ सर। तो आप देखिए कि किस सातल तरीके से जो है लोगों की हत्या सभी लोग ये मान करके चलते रहे कि उनके पिताजी भाई जो कुछ भी रिश्तेदार रहे हैं उनकी मृत्यु प्राकृतिक रूप से हुई है, हार्ट अटैक की जान चली गई। लेकिन आप देखिए कि 4 महीने बाद
अगर पुलिस की कोई बहुत ही शार्प अधिकारी ना हो तो घटनाक्रम को पता नहीं चलता इस मामले में। क्योंकि फिर से हमारे साथ वासनिक जी है। वासनिक जी के बारे में चर्चा ये है कि बहुत ही अपराध, खासतौर पर मर्डर के मामले में आपको बड़ा एक्सपर्ट माना जाता है। बहुत सारे लोगों से हमने चर्चा की, उन्होंने ऐसे ही कुछ बताया हमको। ये आपका बड़प्पन है, आप ऐसी बात कह रहे हैं, लेकिन चूंकि मैं पुलिस की नौकरी में हूँ और पुलिस की नौकरी में रहते हुए जो संगीन अपराध है वो सबसे संगीन अपराधों के दर्जे में आता है मर्डर। तो मर्डर यदि होता है तो उसको न्याय दिलाने का काम पुलिस का ही है और पीड़ित परिवार भी हमारे पास आता है और ये हमारा नैतिक और कर्तव्य भी है कि हम उसको उतनी ही गहनता से और सजगता से करें ताकि उसको अंतिम अंजाम तक अच्छे से पहुंचाया जा सके। तो इस मामले में जैसे ही मुझे इसकी सूचना मिली और खबर मिली तो मैंने तुरंत इसको बड़ी संजीदगी से लेते हुए वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित भी किया और उसके बाद फिर तुरंत जांच इनिशिएट कर दिया था, जिसका परिणाम ये हुआ कि हम 15 दिनों में इस मुख्य आरोपी तक पहुंच पाए। ऑफिस में जब बातचीत हो रही थी तो आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि हम लोगों को मृत बॉडी की वो आवाजें सुननी होती हैं जो न्याय मांग रही होती हैं। मेरा हमेशा से मानना रहा है और मैं हमेशा से मानता हूं कि जिस आदमी की हत्या हो गई अब वो कुछ नहीं कहेगा, लेकिन एक पुलिस वाला होने के नाते उसमें ये भाव होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है और मैं हमेशा ऐसा सोच कर ही करता हूँ कि वो डेड बॉडी पुलिस वाले से कहती है कि मेरी हत्या कैसे हुई है, किसने की है, क्यों की है। बस उस आवाज को सुनना होता है, वो न्याय की गुहार लगाता है और फिर वो मुझे ऊर्जा देती है। मेरी अपनी थ्योरी है इसके लिए, ये मेरा अपना वो है, मैं किसी और के बारे में नहीं कह सकता और मुझे लगता है कि उसे न्याय दिलाना, क्योंकि अब वो सिर्फ मिट्टी का हो गया है, तो उसे न्याय दिलाना मेरा कर्तव्य है और उस पक्ष को मैं अपने साथ रखते हुए मैं काम करता हूँ। अच्छा, जब आप पहली बार मिले राम सहाय तो जब आपने देखा तो आपको लगा उसके फिजिक को देख करके, उसके हाव भाव को देख करके कि ये मतलब इस तरीके का कांड कर सकता है? आपको उस पे पुख्ता तक कैसे तय हुआ कि हाँ यही हो सकता है? इससे अब थोड़ा सा देखिए, अब पूछताछ का। एक तो ना अपराध में संयोग नहीं होते, संयोग कभी नहीं होते। और संयोग क्या था कि प्रत्येक व्यक्ति, मैंने ये कहा था, प्रत्येक व्यक्ति जो भी मरा, जिसकी भी हत्या उसने की, वो अंतिम बार उसी के पास गया था और उसे देखने वाले लोग भी थे, अलग अलग गवाह थे। किसी ने उसको दुकान से निकलते देखा, किसी ने किसी ने उसके लिए शराब लाई थी उसको दिया, जिसमें से एक बच्चा है उसने भी बताया। तो ये संयोग नहीं हो सकता, तो ये अवश्य ही कुछ ना कुछ ऐसी बात है। तो इस कारण से उस पर संदेह हुआ और जब पहली बार उसको बुलाया गया पूछताछ के लिए और पूछताछ के लिए जब देखा तो बड़ा लीन थीन सा पर्सनालिटी है उसको और थोड़ा सा मुझे जो है ना थोड़ा असामान्य सा लगा और उससे बातचीत हो सकता है असहज होगा क्योंकि उसके अंदर उसने अपराध किया था, डरा हुआ था। तो उसके बाद फिर हमने बात की और फिर उसको मैंने पहले ही बताया कि उसे पहले उसकी साइकोलॉजी के साथ वो करते हुए मैं उसकी तरह उसको समझने वाला बना और फिर उसने बातें पूरी बताई। अच्छा, ऐसी कोई चीज जो पूरे इन्वेस्टिगेशन में आपको लगती है कि ये अब तक के आपके जीवन की एक अनोखी चीज, आपने नई चीज देखी? ये सबसे अनोखी बात तो ये है कि एक सामान्य था व्यक्ति 8 लोगों की हत्या कर दिया और गांव के लोग इस बात को समझ ही नहीं पाए और जब ये बात मेरे कान तक आई तो मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ, तो फिर इनिशिएट करके फिर इसमें कार्रवाई किया। ये बड़ी बात थी और ये 8 लोगों की हत्याएं मेरे जीवन में मैंने अपने नौकरी में कभी नहीं देखी थी कि 8 लोगों की मृत्यु और 8 लोगों की हत्या और उसका इन्वेस्टिगेशन एक साथ। अच्छा, पुलिस तक ये मामला कैसे पहुंचा? बहुत सारे लोग तो ये मान करके चल ही रहे थे कि नेचुरल डेथ है। लोगों ने गांव में ये मान लिया था कि क्योंकि सभी लोग शराब पीने के आदी थे तो लोगों ने सामान्य तौर पर मान लिया शराब पीता था इसलिए मर गया। लेकिन उस क्रोनोलॉजी को या उस पैटर्न को जब देखेंगे आप तो आप समझ पाएंगे, अगर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं या समझने के लिए सक्षम है तो समझ पाएंगे कि कैसे एक के बाद एक लगातार मृत्यु होना ये कोई संयोग नहीं हो सकता। नहीं, पुलिस तक मामला कैसे पहुंचा? पुलिस तक मामला मेरे ही अपने यहाँ के एक सहपाठी थे, मेरे सहकर्मी थे, वो जो कभी मेरे साथ काम किए हैं, तो उनसे मेरी फोन पर काफी चर्चाएं हुई। फोन पर चर्चाएं हुई तब बातें मुझे भी समझ आई, मैं उसको समझ पाया कि ये असामान्य है, इसमें सामान्य सा कुछ नहीं है। उनके यहाँ कभी कोई पीड़ित? हाँ, उनके यहाँ भी उनके पीड़ित हैं, उनके ब्रदर हैं और उनका पुत्र भी है।
तो उनके यहाँ भी वो भी पीड़ित है, वो स्वयं भी पीड़ित है। तो चर्चा हुई थी मतलब अचानक। उनके पुत्र को और भाई को भी राम सहाय का राम साय ने अपना शिकार बनाया है अच्छा, और अचानक ही एक मुलाकात हुई और उस मुलाकात पर से एक नॉर्मल बात हुई थी। उसके बाद जब वो 4-5 दिन बाद मुझसे फ़ोन पर चर्चा की और बोले सर गाँव में ऐसी-ऐसी चर्चा है और ये है। तब मैं ये समझ पाया। फिर उन्होंने मुझे पूरी वो बताया, टाइमलाइन बताया, ऐसे-ऐसे होता गया। तो फिर मैं समझ गया कि पक्का कुछ तो गड़बड़ है। ये अकाल है, ये सामान्य नहीं है, असामान्य है। फिर ग्रामीण आपके पास कैसे पहुंचे फिर ग्रामीण आवेदन लेकर आए और मुझे बताया ऐसी-ऐसी बात है। तो लोगों ने भी पहले क्योंकि उसको सब अपनी बात बोलना चाह रहे थे, तो फिर मैंने उसे अरेंज किया और उसको अरेंज करके कि सबसे लास्ट से चालू करते हैं, क्योंकि सबसे लास्ट ही सबसे पहला था हमारे लिए। मतलब सबसे लास्ट शिकार राम सहाय जायसवाल का सबसे हाँ, 8वां वो शिकार। हाँ, 8वां था जो मेहतर साहू था। उसके बारे में प्रारंभ किया। फिर जो बच गया था लड़का, उससे मैंने बात की। फिर उसको किसने शराब दी ये बात की। फिर मैं समझा कि इसमें भी और इसमें भी, मैंने पहले में भी और जो बच गया उसमें। फिर उसके बाद फिर जो 7वें नंबर का था उसके में भी, फिर 6वें नंबर में भी, 5वें में, चौथे में, तीसरे में, दूसरे में, ये कैसा हो सकता है? तो फिर मैं बहुत ही मुझे मजबूती मिली कि ये पक्का कुछ असामान्य है, पक्का अपराध है। ये पूरा प्लान्ड है, सुनियोजित है। मैंने लोगों से पूछा भी, जो मृतक परिवार है उनसे पूछा भी, आप लोगों ने पीएम क्यों नहीं करवाया? तो बोले साहब वो डॉक्टर तो बोले रही है, लेकिन हमन देखें कि कुछ नहीं हो है, तो काय कर वो अब करके वो लेके आ गया। और एक अच्छी बात यह है कि इस गांव के लोग ज्यादातर कबीरपंथी होने के कारण जो है ना, कफन दफन का वो किया था, जिसमें से 8 में से 7 लोगों को दफन किया गया। तो हम उसका शव उत्खनन करा पाए और इस विश्वास में है कि उसमें से कुछ न कुछ ट्रेसेस जरूर मिलेंगे। कुल मिलाकर के इस मामले को मजबूती से खोलने में कबीरपंथी होने का भी एक लाभ कह सकते हैं, मिला है। कह सकते हैं। अच्छा, हमारे साथ एक और राम सहाय जायसवाल के शिकार हैं। क्या नाम है आपका? दिव्यांशु कुमार सर। दिव्यांशु, आपके किस सदस्य को जो है राम सहाय ने शिकार बनाया था? पापा सोकर उठा सुबह सुबह, उसके बाद मेरी मम्मी को बोला कि मैं काम में जाऊंगा, अब बैठ के बात करते हैं, बैठो बैठो। कि खाना बना दो करके। तो उसके बाद नहाने निकल गए। तब राम साहब के जायसवाल तो बनाया दुकान पे, दुकान में उसको सलाह पिलाया। कि पिलाते समय तो मैं नहीं था। तो उसके बाद वो निकल गए नहाने के लिए। नहा भी नहीं पाया कि पचरे में भी नहीं उतर पाया वो। खड़ में, नदी की खड़ में खत्म हुआ। कितनी देर लगी होगी वो शराब पीने से? 10 से 15 मिनट। 10-15 मिनट में। आप लोगों को क्या लगा कि कैसे सामान्य मौत है या हार्ट अटैक आ गया, क्या लगा? कभी ऐसा लगा कि मर्डर किया है उनका? नहीं, मर्डर के तो ऐसे नहीं लगा। कि बाद में चर्चा हुआ गांव में, उसके बाद पता चला कि राम साहब दारू में कुछ मिला कर दे रहे। कितने कितने महीने बाद कब पता चला ये? कि मेरा पापा तो लास्ट टाइम ही खत्म हुआ। उसके तीज नहावन के बाद ही पता चला कि गांव में चर्चा होने लगा। चर्चा होने लगा था कि राम सहाय उनके पीछे है। कब का घटना है आपके पिताजी का? 14 मई को। 14 मई को। तो कुल मिलाकर के थोड़ी थोड़ी सुगबुगाहट होने लगी थी गाँव में। क्या शक था, क्या था? बाबूजी आप भी आगे आओ, आप तो सियान लग रहे हैं। आइए, आप आइए, आगे आइए। आप लोगों को क्या लगता था क्या क्या है मामला? ये सबके सामने में नजर में अंदाज में आया है कि बात सही है करके बहुत दुख हो, बहुत ज्यादा। अब बता नहीं सकते हम, इतने दुख हुआ है, हम तो ज्यादा बोल नहीं पाते। नहीं तो आप लोगों को ऐसा यकीन था कि राम सहाय ऐसा करेगा? सबके नजर में देखा है ना, मजबूती से सबूत मिला है। नहीं, पहले कभी ऐसा शक था क्या? नहीं, किसी को शक नहीं था, इसीलिए पोस्टमार्टम नहीं करवाया सर। शक होता तो पहले ही करवा लेता। अब गांव वालों में गुस्सा होगा उनके प्रति? तो गुस्सा तो रहबे करेगा सर। जब हमारे भाई चला गया, पिता चला गया, चाचा चला गया, परिवार गांव सुना हो गया, रो रहे हैं। तो आप लोगों को क्या लगता है ऐसी क्या रंजिश रही होगी? वो वही बताएगा सर। अब हम क्या बताएंगे उसके रंजिश के अंदर के बात को। आप लोगों से तो बहुत सामान तरीका था पहले से। उसने कभी आप लोगों को ऐसा नहीं लगने दिया? कुछ खराब नहीं बोल रहा था, किसी से नहीं बोल रहा था।
लेकिन ऐसे हुआ, सुनाई हुआ ना सबके सामने मजबूत सबूत, तो इतना दुख हुआ कि हम सब रो रहे हैं, सब रो रहे हैं। कब न्याय मिलेगा। और ऐसे जब हुआ ना तभी से हमारा मृतक है वो सब शांत हो गया, कोई नहीं मरा आज तक उसके बाद से। नाराजगी भी है, गुस्सा भी है, और एक वो भी है कि भरोसा कैसे तोड़ा। हाँ। क्योंकि बहुत बड़ा गांव नहीं है, हाँ गांव छोटा सा है, हाँ एक परिवार जैसा ही है। हाँ सही कोई है। क्या भी कोई किसी क्या भी कोई प्रोग्राम सबको होता होगा, मिलजुल सब कर काम के- करते थे। हमको यही डर लग रहा था कि खाने में तो किसी को नहीं दिया, सब लोग बच गए, कुछ लोग बचा नहीं, खाने में दे देता तो फिर तो गांव ही चला जाता। ये बात है। अब राम साहब के परिवार के लोग इधर हैं कि चले गए हैं सब? वो तो ताला लगा दिया है, उसका 2 भाई है अलग है। एक भाई उसके अंदर में कमरा था वो भी चला गया है। छोड़ के चले गए हैं। हाँ, अब कहाँ गए हैं हम नहीं बता सकते। सबको रुला के चला गया है, बिना गलती का, बिना मौत का सब आदमी चला गया, दुख तो लगेगा ना। पी तो जरूर रहा था लेकिन पीने से तो ऐसे नहीं खत्म हुआ। कितना आदमी तो शराब पी रहा है, एक आध मर जाता हो तो ठीक, कोई बात नहीं, खाना नहीं पीते, खाना नहीं खा पाता है, कमजोर हो गई इसलिए चला जाता। लेकिन 8-8 आदमी ऐसे नहीं जाता है कभी कोई जगह। हम ही इतना हो गए 58 साल 59 साल का, लेकिन हम पहले बार ऐसे घटना सुने हैं। आप देखिए कि पूरे गांव में जो माहौल है वो जिस तरीके से जो भरोसा तोड़ा जाता है ना, उसके बाद जो है लोग ग्रामीण अपने आप को ठगा सा महसूस करते हैं कि जो हमारे साथ बैठ करके हमारे अच्छे बुरे में शामिल होता था, वही आदमी जो है एक एक करके, है ना, ऐसे ही था ना चाचा? आप कब से हैं इस गांव में? शुरू से हैं? नहीं सर बोलता आप बोलेंगे? नहीं, अपने शब्द हम बोलेंगे नहीं, हाँ, अपने सब चाचा बोलेंगे। आप बताइए। छत्तीसगढ़ी में बोले आप। हाँ। आपको क्या लग रहा है कि मतलब ऐसा कभी उस पर वो किया कि ये इस टाइप का कर सकता है? नहीं, सबसे बढ़िया, बहुत बढ़िया व्यवहार इसे, कोई शक नहीं थी, मतलब ऐसे कर सके इसे। अब कैसा लग रहा है कि क्या बोलते हैं कि जिस तरीके से धोखा मिला अपन लोगों को? धोखा बहुत बड़े मिले सर, बहुत बड़े धोखा दे है। मोर बचपन के दोस्त है वो। अच्छा, एक साथ उठना बैठना हर चीज रहे ओकर साथ। कभी नहीं लगा ऐसा कि इस टाइप का कांड हाँ, करेगा? हाँ, कभी चर्चा भी नहीं की? नहीं। हर छोटे बड़े हर चीज में ओकर साथ रहा। व्यवहार उसना ओकर गलत नहीं दिसे, लेकिन अंदर अंदर पूरा खोखला कर दी। आप लोगों को ये लग रहा था कि कभी ये मामला खुलेगा? नहीं। पुलिस ने जो खोल दिया उसको लेकर के बहुत बढ़िया, धन्यवाद है पुलिस वाला ला, धन्यवाद है पूरा। इस ग्रामीण मन गए हैं तो मतलब खोल दी पूरा। पुलिस वालों की अमूमन छवि खराब रहती है, लेकिन जब वो ऐसे काम करती है तब थोड़ा लगता है कि हाँ पुलिस ठीक है, ऐसा? नहीं, बहुत बढ़िया काम करी मन के जैसे अब आज तक मतलब लगे है। जो बचे है ना ओला उ ले घीस, पक्का यकीन है हमला, ओकर साथ में जो भी होही ओला ले घीस। और कोई तो साथी होगा नहीं उसके गांव का? नहीं तो होगा, सिंगल है? कोई भी दवाई देने वाला हो ही। नहीं तो जरूरी है कि उसको ये पता हो कि काय के लिए ले जा रहा है? वो बताए हो सर, कुछ भी बहाना करके तो लाए हो ना। हाँ। तो उल पकड़ ही जे ओकर साथ में है, ओकर भाई अगर साथ में नहीं रहती तो भागतीज का सर। कौन कौन भाग गए हैं? ओकर भाई है वो महिला वाला एक जो ओकर साथ में भाग गए है। अच्छा, कहाँ है पता नहीं, साथ में रही तब तो भागे है ना, नहीं तो साथ में नहीं रहती तो काग डर रही से। तो आपको शक है कि उसके अलावा भी और कोई आदमी शामिल रहा होगा? हाँ। ये जो है राम सहाय जायसवाल की दुकान है, और यहीं बताया जा रहा है कि यहीं एक और जो 8 शिकार थे उसमें से एक शिकार की यहीं मौत हुई थी।
राम सहाय ने जो शराब पिलाई थी। और यही वो इलाका है, इसी इलाके में बताते हैं कि दुकान के सामने उसने कुत्ते पर जो ट्रायल किया था सुहागा का, वो इसी आसपास कहीं किया था। घर भी आपको दिखा देते हैं। घर जो है छोटू भाई दिखा दीजिए, जहाँ ये जो प्राइमर पुता हुआ गेट है ना, वो इसका घर है। ये कुल मिलाकर के दुकान और घर लगा हुआ है। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज।